आदाब। मैं साकिब सलीम आवाज द वॉइस में आपका खैर मकदम करता हूँ। आमतौर पर हम सबके जहन में वो लम्हा एक तस्वीर की शक्ल में बिल्कुल जिंदा है जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने एक कागज पर दस्तखत करते हुए सरेंडर कर रहे हैं 90,000 पाकिस्तानियों के साथ। ये ढाका का वाकया है, 16 दिसंबर 1971 का। आज लगभग 50 बरस बीत चुके हैं। हम सब लोग उस लम्हे को याद रखते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग, या कह लीजिए कि इस नस्ल में बहुत कम लोग आज ये याद रख पाते हैं कि ये कहानी एक लम्हे की नहीं है। इसके पीछे महीनों की कुर्बानियां शामिल हैं, प्लानिंग शामिल है, कत्लो गारत शामिल है, और फौज का एक रोल शामिल है, भारतीय फौज का एक रोल शामिल है। ये वैसे तो कहा जाता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी वजूहात थी कि जंग की जरूरत पड़ी और इस मसले का हल जंग से ही शायद हो सकता था। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब। वो आज हमें बताएंगे कि कैसे और क्यों आखिर इस जंग की जरूरत क्या पड़ गई थी, क्या वजह थी कि जंग भारत को करनी पड़ी, जंग के मैदान में कूदना पड़ा, क्यों, और उसके बाद किस तरीके से ये सारी प्लानिंग हुई। हसनैन साहब। आदाब, नमस्कार, जय हिंद। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और मैं इसका जवाब कुछ अंग्रेजी में कुछ उर्दू में मिलाकर दूंगा। जी जी बेशक। इसकी शुरुआत असल में 1947 से है। सिर्फ ये 1971 से नहीं बनी थी बात, ये 1947 ही बन गई थी। एक अजीब किस्म का मुल्क पैदा हुआ था। आप समझिए, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और उसके बीच में तकरीबन 1500 किलोमीटर का दरमियानी फासला। ऐसा देश, ऐसा मुल्क जो है कम ही देखा था दुनिया ने। और ये कहा जाता था कि ये इस्लाम के ऊपर बना है, ये देश, ये मुल्क मुसलमानों के लिए बना है। और वेस्ट पाकिस्तान जो था, वहां पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान को मिलाकर बनाया था। और ये बंगाल का इलाका था, ये बंगाल का इलाका था। काफी जनसंख्या काफी यहां पर थी। इट वाज अ पॉपुलस रीजन, बट दे वर एथनिकली कंप्लीटली डिफरेंट। और खास तौर पे लैंग्वेज और कल्चर में ये दिखाता है कि एक्चुअली रिलीजन एंड फेथ by itself cannot unite people. It is far more important to have culture, linguistics, and things of that kind which really bring people together. Because जैसे ही ये देश बना, कुछ ही दिनों में शुरुआत हो गए इनके प्रॉब्लम्स, खास तौर पे अर्ली 50s के अंदर लैंग्वेज के ऊपर। क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ने अपनी अपनी बोली जो है वो उसको उर्दू को रख दिया और ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब बंगाल में अगर आप जाइए, इफ यू गो टू ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट ओल्ड अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, आज बांग्लादेश, हार्डली एनीवन स्पीक्स उर्दू। एटलीस्ट कंट्री साइड में तो उर्दू कोई बोलता ही नहीं है। सम पीपल मे बी एबल टू स्पीक इट इन द अर्बन एरियाज। सो लैंग्वेज बिकेम अ मेजर इशू। एंड देन उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसके साथ जो सुलूक था कि फंडिंग आपके वहां से टैक्सेस इंपोज करके, और फाइनेंसेस जो है ज्यादातर वो आप ईस्ट पाकिस्तान से आ रहे थे, और उसका खर्चा जो था वो ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान पे हो रहा था, मतलब डेवलपमेंट वहां पर हो रहा था। तो इन सब बातों से मिलाकर ये बात एक केम टू अ हेड समटाइम इन द मिड 60s, जब ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी जो थी वो दे स्टार्ट दिस सेंस ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड अपीयरिंग in the countryside, in the nation. यूनिवर्सिटीज में खास तौर पे आपको मालूम है कि ज्यादातर मूवमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज से चल शुरू होते हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर, इंटेलेक्चुअल्स के अंदर, मिलिट्री के अंदर, सब जगह everyone was sensing or perceiving a sense of discrimination, and it was a matter of time before this all came to a greater head. और वो एग्जैक्टली वही हुआ। 1970 में एक जबरदस्त साइक्लोन आया। आपको मालूम है कि ईस्ट पाकिस्तान
जी, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश का इलाका जो है वहां पर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बहुत आते हैं, हमारे उड़ीसा वेस्ट बंगाल की तरफ बहुत आते हैं, आंध्र प्रदेश पे जी, आते हैं बहुत। उसी तरह से एक जबरदस्त साइक्लोन आया और उस साल चुनांचे ये हुआ कि ऑलमोस्ट 500,000 फेटल कैजुअलिटीज। ये तो मैं सुना ही नहीं है कि किसी नेचुरल डिजास्टर में 500,000 पीपल डाई, 500,000 पीपल डाइड। और उनके लिए कोई कॉम्पनसेशन, उनके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई राहत, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई नाम की चीज नहीं थी। एंड दिस वाज रियली द ट्रिगर इन अ वेरी बिग वे। और इमीडिएटली आफ्टर दैट इलेक्शंस आ गए। अब नेशनल इलेक्शंस थे। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट यहिया खान, जो उनकी सीट थी रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में। मगर इलेक्शंस इस तरह से हुए जैसे जिससे कि अवामी लीग पार्टी ईस्ट पाकिस्तान की शेख मुजीबुर रहमान के लीडरशिप के नीचे, दैट वन द इलेक्शन, इट वन द मैक्सिमम सीट्स। और द सेकंड वाज जुल्फिकार अली भुट्टोज पीपल्स पार्टी, जो पीपीपी है, जो आजकल भी अभी भी पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दैट वाज द सेकंड थिंग। नॉट वाज नेचुरल के अब अगर गवर्नमेंट सरकार बननी है जिसमें शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग अब तख्त संभालेगी रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में, तो इट वुड बी अ वेरी वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ थिंग, सो नॉट एक्सेप्टेबल समाउ। ये जो एक फ्यूडलिस्टिक साइकी जो थी पाकिस्तान के अंदर, वेयर द वेस्ट पाकिस्तानी, स्पेशली द वेस्ट पंजाबी वाज द डोमिनेंट एलिमेंट हियर, खास तौर में फौज में, गवर्नमेंट के अंदर, पुलिस के अंदर, इन चीजों में जो डोमिनेंट फोर्सेस होती हैं, इसके अंदर पंजाबियत बहुत बहुत ताकतवर थी उस वक्त। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोशिश ये जारी हो गई कि किसी ना किसी तरह से इस इलेक्शन को, इसके रिजल्ट्स को हटाओ और डोंट अलाउ द अवामी लीग पार्टी, डोंट अलाउ शेख मुजीब टू कम टू पावर। और जैसे ही ये आसार सामने आने लगे, व्हेन पीपल स्टार्टेड सेंसिंग दिस, obviously a national sense of nationalistic feeling started arising in East Pakistan, और धीरे धीरे वॉइसिंग शुरू हो गई इसकी। और शेख मुजीब ने ओपनली एक्सप्रेस किया रिजेंटमेंट टुवर्ड्स दिस। You know, when this happened, a crackdown of sorts was brought about. अब crackdown के बहुत मतलब होते हैं, but this was not a ordinary crackdown. ये तो एक almost like a genocide this crackdown was. इसके अंदर टारगेटिंग हुई वो सब एलिमेंट्स की जो खास तौर पे नेशनलिज्म, बंगाली नेशनलिज्म को बढ़ावा दे सकते थे। बंगाली इंटेलेक्चुअल्स थे, स्टूडेंट कम्युनिटी थी पूरी, ब्यूरोक्रेट्स थे बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर, और इन सब को के खिलाफ और चुने हुए लोगों के खिलाफ जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन था इस पाकिस्तान का, उसने शुरुआत कर दी इनके ऊपर टारगेटिंग करने की। एंड दैट इज द टाइम, दिस इज अराउंड March. Now, this is the middle of March that all this was happening. March 1971. और यहां से जो इवेंट्स थे, जो नुक्ते थे शुरुआत उनकी जो 1971 की लड़ाई के, वो जो है दे स्टार्टेड रैपिडली मूविंग फॉरवर्ड। In fact, 23rd of March, I think 25th of March, 25th March, yeah. 25th March, yes. Sheikh Mujib declared independence, created the creation of the state of Bangladesh. अब ये भारत के लिए इसको सामना करने का मौका आ गया कि हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन लाइक दिस। एक तो आप भारत बैठे हैं बीच में विद टू फ्लैंक्स occupied by a country with the 1,500 kilometers of Indian territory in the middle. आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? क्या इसको इग्नोर करेंगे आप? Yes, India could have ignored, perhaps इग्नोर भी कर सकते थे, मगर this was becoming far too big to ignore. When if you consider yourself a democratic secular republic, obviously it is part of your responsibility to also come to the assistance of your neighbors. और साउथ एशिया में कौन बड़ा है? सबसे बड़ा तो भारत ही है। So it fell to the lot of India, and India also realized that it was its responsibility to project this to the international community that there was a genocide going on virtually on our doorstep. और तो इसलिए यहां से शुरुआत हुई पूरी कहानी 71 की लड़ाई की। और एक्चुअल जो
ट्रिगर था was the movement of refugees in because this crackdown was not alone in Dhaka or in Rajshahi or in other cities, Khulna or Jessore. It was across the countryside, and because of that, lots and lots of refugees started leaving the countryside and moving towards the India East Pakistan border. And when they stepped across the border into Tripura, they stepped across the border into West Bengal. Obviously, the first indicators of what was going to come started appearing on the landscape. So we'll take it from here beyond as you like to question. जी शुक्रिया। तो हसनैन साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि क्राइसिस आ गया था जिसके साथ रिफ्यूजी क्राइसिस भी था। इसमें अगर हम देखें तो पार्लियामेंट में जो मार्च में ही 1 हफ्ते के भीतर ही मार्च 1971 में जो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन आया, प्रधानमंत्री उस वक्त हमारी इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो उसमें ये चीज लिखी गई थी कि हम सब लोग जो कि बड़े सगीर यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आपस में हिस्ट्री से, कल्चर से और ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। उसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई थी, बहुत खास बात, उसके आखिरी जो सेंटेंस था वो ये था कि हम हर तरीके से जो बंगाल में फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी मदद करेंगे हर तरीके से। तो ये खुला वो था कि हाँ, हम मदद करने जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि हमने बहुत जगह दीगर जगह पढ़ा है कि किस तरीके से फिर आर्मी को एकदम से ये कहा गया था, ऐसा मतलब हमने अलग अलग जगह पढ़ा, जैकब साहब ने भी लिखा है, मानिक शाह साहब ने भी इसका जिक्र किया कि एकदम से कहा गया कि आप अटैक कर दीजिए। लेकिन उस वक्त आर्मी के जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। और खुद नियाजी ने भी अपनी किताब में इस चीज का जिक्र किया है कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी मैच्योर थी कि उसने अपने अफसरान की बात सुनी, उन्होंने समझा कि भैया स्ट्रेटेजी आपका काम है तो आप करेंगे। लेकिन तो इस सबका क्या रोल है, मतलब आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप का, जिसे कहते हैं अपनी एक मजबूती से खड़ा होना, और उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप मिलिट्री लीडरशिप की बात सुने और उसे मान ले, और किस तरीके से फिर वो स्ट्रेटेजाइज होता है, कितना इंपॉर्टेंट है जंग के लिए और खासतौर पे 1971 की जंग में। बहुत अहम सवाल आपने रखा है। Very very important part of the understanding of the larger issue of 1971. ये इवेंट्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये लेट मार्च अर्ली अप्रैल के इवेंट्स हैं 1971 के। याद रखना चाहिए एज अ बैकड्रॉप के भारत ने 1962 में, अब आप देखिए, अगर तो 47-48 में लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, 1962 में चीन के खिलाफ लड़ी थी, फिर 65 में फिर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी थी। सो the leadership was now reasonably experienced. The army leadership was reasonably experienced with whatever it had done in all these years. In 24-25 years, 3 major wars had been fought. तो इसका नतीजा पूरा आया, अगर कोई immature nation हो, कोई inexperienced nation हो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखेंगे and they will think of probably jumping into the fire immediately. भारत की खासियत यह है कि एक सुलझावा देश है, सुलझावा मुल्क है, इसकी लीडरशिप भी सुलझी हुई है, एंड दे थिंक बिफोर दे डू एनीथिंग। अगर आप वही चीज अगर आप पाकिस्तान की बारे में सोचिए, पाकिस्तान ने कितने दफे शुरुआत की है लड़ाइयों की और कभी खात्मा नहीं कर पाए हैं उसको। ठीक है, 47-48 की भी लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, 65 की भी लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, अगर बाद में देखें तो 99 की कारगिल लड़ाई भी उन्होंने शुरू की थी, कश्मीर में जो आज हो रहा है हाइब्रिड लड़ाई लड़ी जा रही है 89 में उन्होंने शुरू की थी, मगर किसी भी लड़ाई का खात्मा नहीं कर पाए वो। भारत ने 71 में एक लड़ाई जो है लड़ी और हमने खात्मा करा उसका, हालांकि वो भी लड़ाई पाकिस्तान ने ही शुरुआत उसकी की थी। तो इसको रखते हैं, ध्यान में रखते हुए, इसको जहन में रखते हुए, लेट्स प्रोसीड फर्दर। You are absolutely right. Indira Gandhi and the political leadership, and you cannot blame anyone for this, political leadership जो है, they did not probably have the professional approach to war fighting. उनको ये नहीं मालूम था कि क्या काबिलियत है हमारे पास, कि इस तरह के मसले के अंदर अगर हम घुस जाएं तो कितनी जल्दी इसका नतीजा निकल जाएगा, क्या वो नतीजा पॉजिटिव होगा कि नहीं,
उनको इसके मालूमात नहीं थे। दे वर थिंकिंग दैट यस वी आर अ बिगर नेशन, वी हैव अ बिगर आर्मी, और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर फौज ऐसे भी कम है ईस्ट पाकिस्तान की, सो वी शुड इमीडिएटली गेट इनटू इंटरवेंशन और इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करके एक नया देश बना दो, या इनकी मदद करो यहां तक कि लोकल इंटर जो जो अपसर्ज हो रहा है इसी की मदद से जो है इसका खात्मा हो जाए। और यू आर राइट दैट कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की शायद मीटिंग हुई थी, इसके बारे में लिखा कहीं नहीं गया है। जनरल नियाजी ने इसका जिक्र जरूर किया है। अ, जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ के स्टाफ ऑफिसर्स थे, जनरल दीपेंद्र सिंह जो बाद में आर्मी कमांडर सदर्न कमांड थे, उन्होंने इसके बारे में बहुत लिखा है। उनके एडीसीज ने, उनके एमए ने बहुत, और दूसरे स्टाफ ऑफिसर्स ने इसके बारे में बहुत जिक्र किया है कि उस मीटिंग में सैम मानेकशॉ साहब को बुलाया गया। आपको मालूम है सैम मानेकशॉ साहब की क्या पर्सनालिटी थी। पूरा देश जो था वो एक रोमांटिक तरीके से उनको देखता था कि हिज वे ऑफ लुकिंग, एक तो खूबसूरत इंसान थे वो, गॉड गिवन गिफ्ट, स्पोक वेरी वेल, एंड वो बेझिझक बात करते थे। ही वाज नॉट कंसर्न्ड as to what is the outcome of something which he speaks. And he spoke to anyone in authority. It didn't matter to him who was sitting before him. तो जब उनको बुलाया वहां पर और कहा कि आप तैयारी करिए और जल्दी से जल्दी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि हम इंटरवीन करके और नतीजा निकालें, तो उन्होंने उनको क्लियर सलाह दी। तो 3-4 अहमियत की चीजें हैं इसमें जो सलाह में। नंबर 1, उन्होंने कहा उनसे कि देखिए इतने सालों से मैं आपको कह रहा था कि हमारी फौज के लिए आप बजट जो है वो सही नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से मेरे पास स्पेयर नहीं है, जो हथियार होने चाहिए मेरे पास वो है नहीं। जरूरी है कि हमारी जो ओवरऑल ऑन रोड स्टेटस जिसको फौज में कहते हैं, ऑन रोड स्टेटस है हमारे इक्विपमेंट का, वो जरा हाई, कुछ ऊंचे दर्जे का होना चाहिए, वो उसके लिए हमें वक्त चाहिए। नंबर 2, अगर आप लड़ाई अप्रैल मई की लड़ाई महीने में चाहेंगे तो याद रखिए कि पंजाब नॉर्थ राजस्थान का इलाका जो ग्रेनरी माना जाता है, जहां पर अभी स्टैंडिंग क्रॉप्स होंगे, वहां पर गेहूं खड़ा होगा उस वक्त, वहां पर इसके ऊपर से मेरे टैंक्स जो हैं वो पूरे चल जाएंगे, ये रद्द हो जाएगा पूरा, एंड यू विल प्रोबेबली गेट कम इनटू अ फूड क्राइसिस मोर देन एनीथिंग एल्स। आप एक तरफ तो लड़ाई जीतेंगे और दूसरी तरफ यू विल बी फाइटिंग अ फूड वॉर आफ्टर दैट। थर्ड थिंग, आप इस मौसम, ये अगर लड़ाई थोड़ा आगे एक्सटेंड हो गई और जून जुलाई तक चली गई तो ये मानसून का पीरियड आ जाएगा। और याद रखिए कि ईस्ट वेस्ट मूवमेंट जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ फौजें इधर ईस्ट पाकिस्तान की तरफ हैं, कुछ फौजें वेस्ट पाकिस्तान की तरफ हैं, कुछ फौजें नॉर्दर्न बॉर्डर्स में चाइना की तरफ हैं। इर्द गिर्द मूवमेंट होना पड़ेगा, और ये मूवमेंट जो है, क्योंकि भारत के मानसून जो है, इंडियन कंडीशंस जो है मानसून की बहुत जबरदस्त होती हैं, शायद फ्लड सिचुएशंस ऐसी हों जिसकी वजह से आप मूवमेंट ना कर सके। और आखिरी चीज ये कही कि देखिए हम चाहते हैं कि चीन इसके अंदर कोई दखल अंदाजी ना करे। अगर चीन दखल अंदाजी करेगा तो हमें बहुत ज्यादा वहां पर अटेंशन देना पड़ेगा, और जिस मुद्दे से हम जा रहे हैं इस ऑपरेशन में, वो मुद्दा पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि सर्दी के मौसम के लिए वेट करें, जब बर्फ पड़ जाएगी, जब पासेस नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर पासेस बंद हो जाते हैं, उस वक्त चीन का कोई जबरदस्त एक्शन करना जो है नामुमकिन हो जाता है। ये तकरीबन 4 वजह उन्होंने दी इंदिरा गांधी जी को। यहां तक क्योंकि मैं सैम मानेकशॉ साहब को जानता था जरा पर्सनली, इंडिविजुअली, मेरे वालिद साहब उनके साथ काम कर चुके थे, 3 या 4 दफे उन्होंने काम किया था साथ साथ, और तो बहुत बातें हमारे साथ फैमिली के तौर पे हुई थी। तो ये बात मैंने उनसे, उनके मुंह से सुनी, घर के अंदर उनसे उनके मुंह से सुनी, स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में जब उन्होंने लेक्चर दिया, ये उनके मुंह से सुनी मैंने, मऊ में हायर कमांड कोर्स जब मैं अटेंड कर रहा था वहां पर उन्होंने आकर बताया। आज एक अजीब सा एक वो सवाल उठ गया है कि क्या मानेकशॉ साहब ने असलियत में ये एडवाइस दी थी, कि ये बात इंदिरा गांधी जी की खुद की बात थी, ये खुद ही उनका आइडिया था। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बहुत छोटी बातें हैं। जो जो गुजर गए उनको जो दिया है वो उसको वह रहने दीजिए, सबसे अच्छा है। तो इसकी इंदिरा गांधी ने इमीडिएटली उनसे ये बात मान ली, उनकी बात मान ली। यहां तक कि
एक हंसी मजाक के तौर पे कहते हैं कि जगजीवन राम जो बड़े जबरदस्त डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने दोबारा कोशिश की, उनसे कहा भी कि सैम साहब मान जाइए, अभी एक्शन कर लीजिए, मगर सैम मैनेक्शॉ बेझिझक रहे वहां पर। और इसलिए कैबिनेट ने अग्री कर लिया कि इट विल बी एज पर हिज कंडीशंस। मुझे याद है कि अप्रैल से लेकर और अगस्त तक बड़े एक्टिविटीज चल रही थी। एक सिविल अफेयर्स डायरेक्टरेट खोला गया था कलकत्ता में। बंगाली स्पीकिंग ऑफिसर्स की खासियत बढ़ गई थी एकदम से, क्योंकि वी नीडेड मोर बंगाली स्पीकिंग पीपल। सीनियर ऑफिसर्स खासतौर पे जो मुक्ति बहनी के साथ बात कर सकते थे, सीनियर लीडरशिप ऑफ ईस्ट पाकिस्तान नाउ डिक्लेयर्ड एज बांग्लादेश, उनके साथ बातचीत कर सकते थे। ये लिएजों की बात बहुत जरूरी थी इन सब के साथ। तो तकरीबन आप समझिए कि the go ahead would have been given in early April sometime, and the preparations were complete by about November. मगर इसके बीच में बहुत एक्टिविटीज हुई हैं। एक जो खास, मैं दो चीजें खास तौर पे बताऊंगा। एक तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इसमें ये याद रखना चाहिए कि इस तरह की लड़ाइयां जो होती हैं वो फौज अकेली नहीं लड़ पाती। सबसे पहले तो इट हैज टू बी ए कंबाइंड अफेयर। इसके अंदर एयरफोर्स और नेवी शामिल होना निहायत जरूरी। और 1971 की लड़ाई जो है, इन दोनों सर्विसेज ने बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ी, इसके बारे में बात अलग से करेंगे हम। और साथ में डिप्लोमेसी का रोल बहुत जबरदस्त था। इंदिरा गांधी खुद पर्सनली इंटरनेशनली उन्होंने ट्रैवल किया, बहुत मुल्कों में जाकर एक्सप्लेन किया, लीडरशिप्स को एक्सप्लेन किया कि क्या कंडीशंस थे, किस तरह के जेनोसाइडल कंडीशंस वहां पैदा हो रहे थे। मगर याद रखिए कि यह जमाना था कोल्ड वॉर का। सोवियत यूनियन एक तरफ था और अमेरिका एक तरफ था, और द वर्ल्ड वाज पोलराइज्ड। इट वाज अ बाइपोलर वर्ल्ड। ठीक है, दो पोल्स की तरफ पूरी दुनिया जो थी वो बटी हुई थी। सो इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ अ बैलेंस ऑफ पावर। अब बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया, बात भारत की एक्सेप्ट की, मगर एक मुल्क आया सामने विच एक्चुअली सब्सटैंशियली सपोर्टेड अस, और वो था रूस, सोवियत यूनियन। अगस्त के महीने में तो सोवियत यूनियन फाइनली साइंड ए 20-year treaty of Indo-Soviet Treaty of Peace and Friendship। और इससे क्लियर मैसेज चला गया, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए पाकिस्तान वाज अ मेंबर ऑफ सेंटो, इट वाज अ मेंबर ऑफ सीटो। दो जो है ट्रीटीज जो यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रीटीज थी टू एक्चुअली कीप द इंडियन ओशन एरिया, द साउथ ईस्ट एशियन एरिया अंडर हिज कंट्रोल। The Soviet Union signed a treaty of peace and friendship with a non-aligned India. India was a non-aligned country. It still is a non-aligned, that way if you really look at it, it's a non-aligned country. But this treaty upset the balance. And it was a clear projection that India was not alone. नहीं तो ये projection हो रहा था कि भारत अकेला है और पाकिस्तान के पास पूरा सपोर्ट है अमेरिका का। Strategic support अमेरिका का है because of the treaties that they had signed. This diplomatic achievement जो था अगस्त 1971 का was something which tilted the balance in a huge way and afforded the government of India the opportunity to go ahead with its plans.